ठोस अवस्था की पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्रिस्टल लेटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेशन, पैकिंग, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन पैकिंग और वॉइड्स के बारे में। आज की सॉलिड स्टेट की क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो पैकिंग एफिशिएंसी और दूसरा हम डिफेक्ट्स इन द सॉलिड। संकुलन क्षमता, ठोसों के अवयवी कणों, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के किसी भी प्रकार संकुलित होने की स्थिति में भी कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा भरा हो उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। HCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता लगभग बराबर होती है। ये हमने पिछली कक्षा में देखा कि 74% संकुलन क्षमता इनमें थी। किस तरह से इस संकुलन क्षमता को कैलकुलेट करते हैं वो हम आज देखते हैं। HCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता, माना कि CCP संरचना के एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई एज लेंथ A है तथा फलक विकर्ण AC B के बराबर है। इस फिगर में देखिए एज लेंथ AB है, एज लेंथ AD है, एज लेंथ BC है, ये सब A हैं, स्मॉल a से प्रदर्शित किए गए हैं। और ये फेस डायगोनल फलक विकर्ण जिसे हमने AC कहा, इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया। अब इस ट्राइंगल ABC में AC का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, तो इसलिए ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो गया। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि बाकी दोनों एज लेंथ हैं, BC भी एज लेंथ है, AB भी एज लेंथ है, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आया। मान लिया कि यदि गोलों की त्रिज्या R है, इन गोलों का रेडियस अगर R है, तो आप देखें इस B में कितने R आ रहे हैं। एक पूरा गोला आना मतलब 2 रेडियस तो ये हो गए, एक रेडियस ये वाला हो गया, A से A वाले पॉइंट पे जो गोला है उसका रेडियस, और C वाले पॉइंट पे जो गोला है उसका रेडियस। इस तरह से ये स्मॉल b की वैल्यू क्या हो गई, 4R, 4R, b इज इक्वल टू 4R। अब इस फॉर्मूले में b स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 4R का स्क्वायर, 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर हो गया। यहां से A स्क्वायर को ऐड कर दिया और ये 2A स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4R इज इक्वल टू रूट 2A। इससे अगर A कैलकुलेट करें, एज लेंथ को रेडियस के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, एज लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R अपॉन रूट 2, जिसे 2 रूट 2R भी लिख सकते हैं। R त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब। और पिछली कक्षा में CCP FCC लेटिस में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होते हैं वहां पे। तो अगर हम उस सेल में उपस्थित गोलों का कुल आयतन निकालें तो 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। 4 गोले और एक गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब, 4 गोलों का आयतन 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब। और हम जानते हैं कि A किनारे वाले घन का आयतन पूरे क्यूब का जो आयतन है वो A क्यूब होगा। अतः समीकरण 1 से A का मान रखने पर एकक कोष्टिका का कुल आयतन A क्यूब होगा, और A की वैल्यू हमने पहले लिखी थी रूट 2R, 2 रूट 2R का होल क्यूब। अतः संकुलन क्षमता का यह फॉर्मूला, जहां हमें एक कोष्टिका में चारों गोलों की अध्यासित आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का कुल आयतन इंटू 100, ये क्या किया हमने, जो यूनिट सेल में परमाणु या अवयवी कण हैं उनके आयतन को न्यूमरेटर में रखते हैं, टोटल आयतन नीचे रखा जाता है। इस तरह से कितना भाग यूनिट सेल का भरा हुआ है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से गोलों का आयतन ऊपर, टोटल आयतन नीचे और इंटू 100 किया। अब यहाँ ये वैल्यू 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन 2 रूट 2R का होल क्यूब इंटू 100, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 74% आता है। तो इस तरह से हमने देखा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस HCP या CCP, इनकी संकुलन क्षमता 74% है और यह अधिकतम है। अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता,
पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। मान लिया अंतः केंद्रित घनीय संरचना चित्र में ली गई है। इस चित्र में देखें कॉर्नर्स पे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा एक सेंटर पे भी है ना। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस हो गया, क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु विकर्ण पर व्यवस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में है। इसमें हमने ये लिया है कि सेंटर का जो एटम है वो कॉर्नर्स पे ई, ए और एफ पे जो एटम है उनके साथ स्पर्श करता हुआ, टच करता हुआ है। तीनों लगातार यहाँ पर मान लीजिए ये ए सी, ये जो सी है ये ए एफ के लिए लिखा है, जो कि तीनों गोले टच करते हुए हैं। मान लिया कि घनीय एकक की एक भुजा ए है और एज लेंथ सारी ए है। जहां जहां पर भी क्यूब की एज लेंथ आएंगी वो ए से रिप्रेजेंट किया है। अब ट्राइंगल ई एफ डी में विकर्ण एफ डी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। ये देखें ट्राइंगल ई एफ डी, इस ट्राइंगल में इस डायगोनल को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया। और ट्राइंगल ए एफ डी, ए एफ और ये डी, इस ट्राइंगल में ए एफ डी में ए एफ को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। ट्राइंगल ई एफ डी के अंदर अगर अपन देखते हैं तो जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर, यानी कि ई डी का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर, जो कि दोनों ही एज लेंथ्स हैं, तो इसलिए ए स्क्वायर कर दिया है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर आ गया। तो रूट लेने पे, स्क्वायर रूट करने पे b इज इक्वल टू रूट 2a आ जाएगा। अब ट्राइंगल ए एफ डी देखें, ये ट्राइंगल ए एफ और ये d, इस ए एफ डी ट्राइंगल में ये जो c लिखा है हमने, ए एफ को स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया, ये बॉडी डायगोनल भी है और ये इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, ये इसका स्क्वायर a के स्क्वायर और स्मॉल b के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो इस ट्राइंगल में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू डाल दी हमने, बी का भी पीछे निकाला था हमने कि 2a स्क्वायर था, तो यहां पर 2a स्क्वायर लिख दिया। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। ये c की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ रूट लेने से रूट 3a आ गया। अब ये स्मॉल c की वैल्यू रूट 3a है। अब माना कि परमाणु की त्रिज्या r है, तो ये c कितना होगा, क्योंकि यहां पर भी आप देख रहे हैं दो रेडियस तो इस बीच वाले गोले के, एक रेडियस a पे जो गोला है वहां, एक रेडियस जो f पे गोला है वहां, इस तरह से 4 रेडियस आ गया। तो c की जो वैल्यू है उस बॉडी डायगोनल की वैल्यू 4r के बराबर हो गई। अतः समीकरण 3 में c की जगह पे आप 4r लिख दें, 4r इज इक्वल टू रूट 3a आ गया। इससे अगर a कैलकुलेट करेंगे तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। अब अंतः केंद्रित घनीय बीसीसी संरचना में परमाणुओं की कुल संख्या पहले कैलकुलेट की है, 2 होती है। 8 कॉर्नर वाले एटम इंटू 1/8 1 एटम हो गया, और एक सेंटर पे जो एटम है उससे 1 आ गया, तो 2 एटम पर यूनिट सेल है। अब एक परमाणु की आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि बीसीसी में 2 परमाणु आते हैं पर यूनिट सेल, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ये परमाणुओं का आयतन आ गया। और उस घन का आयतन निकालें जो कि a क्यूब है, तो 4r अपॉन रूट 3 का होल क्यूब, क्योंकि अभी हमने a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3 कैलकुलेट किया, उसलिए a क्यूब करेंगे तो 4r अपॉन रूट 3 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये तो पूरे यूनिट सेल का आयतन है, और ये जो परमाणु उसको ऑक्यूपाई करते हैं उसमें आते हैं उनका आयतन है। अब अगर हम अंतः केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूला में एकक कोष्टिका में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, 2 गोलों का आयतन क्या है 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे एकक कोष्टिका का कुल आयतन ये होगा 4r अपॉन रूट 3 का होल क्यूब। ये सारी वैल्यू यहां डाल दी हमने, कैलकुलेट करने पे संकुलन क्षमता आती है 68%। तो आपने देखा कि HCP, CCP, FCC में 74% था और BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस में 68% है। यहां संकुलन क्षमता CCP लेटिस की तुलना में कम हो गई है। अब ये सिंपल क्यूब देखते हैं, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लेटिस। सिंपल क्यूबिक लेटिस में ये इस लेटिस में आप देखें हर कॉर्नर पे एक एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन होगा, यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल होगा,
तो ये हमने एक ए पे और एक एच पे दो गोलों को दिखाया, वो इस तरह से हैं कि एज के ऊपर उनका एक रेडियस और इसका दूसरा रेडियस मिला के एक एज पूरी हो गई। ए से लेके एच तक की दूरी कितनी हुई, आर, और ये वाला आर 2r हो गया। एक सरल घनीय जालक में केवल घन के कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, और मान लिया कि घन की एक भुजा की लंबाई a है, तो प्रत्येक कण की त्रिज्या r है, और चूंकि घन के किनारों पर कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, और हमने देखा ये a है 2r के बराबर, जो ये एज लेंथ है, ये वाली a से h तक की दूरी, ये 2r हो गई है ना। तो अब घनीय एकक कोष्टिका का आयतन कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा 2r का होल क्यूब, यानी कि 8r क्यूब। अब चूंकि सरल घनीय एकक कोष्टिका में केवल एक परमाणु होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉर्नर्स पे ही एटम होते हैं, और पर यूनिट सेल कैलकुलेशन में देखा कि 8 इंटू 1/8 करने से केवल 1 एटम आता है, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 है। तो आयतन कितना हुआ 4/3 पाई r क्यूब, और संकुलन क्षमता एक परमाणु का आयतन अपॉन घन का कंप्लीट कोष्टिका का आयतन इंटू 100, तो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 52.4% आता है। तो देखा कि सिंपल या प्रिमिटिव क्यूब में सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी है, सबसे अधिक HCP CCP में पैकिंग एफिशिएंसी 74%, और BCC स्ट्रक्चर में 68%, और सिंपल क्यूबिक लेटिस में 52.4%। तो अधिकतम पैकिंग एफिशिएंसी CCP और HCP संरचना में है। अब देखते हैं एकक कोष्टिका विमा संबंधी गणनाएं, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। यूनिट सेल के डायमेंशन की सहायता से यूनिट सेल का आयतन निकाला जा सकता है ना। यूनिट सेल का आयतन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें लंबाई पता है उसकी, यूनिट सेल की a लिखी है ना, तो a क्यूब उसका आयतन हो जाएगा, है ना। और पदार्थ का घनत्व स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया, पदार्थ तथा एकक कोष्टिका घनत्व बराबर होता है। डेंसिटी क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट ऑफ द सैंपल पे डिपेंड नहीं करती, चाहे हम बड़े सैंपल की डेंसिटी देखें या छोटे सैंपल की डेंसिटी देखें, वो एक ही आएगी। इसलिए एकक कोष्टिका की डेंसिटी दी हुई हो या पदार्थ की दी हो, वो बराबर है। और मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट कर दिया। क्यूबिक क्रिस्टल घनीय क्रिस्टल के यूनिट सेल का आयतन क्या होगा, क्योंकि लंबाई a है, आयतन हो जाएगा a क्यूब, और यूनिट सेल का द्रव्यमान जो उसका मास होगा वो कितना होगा, z इंटू स्मॉल m। यहां z क्या चीज है, z है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, और m क्या है, एक परमाणु का भार। m एक परमाणु का द्रव्यमान है, एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान इस तरह से मोलर मास के द्वारा संबंधित है। m इज इक्वल टू कैपिटल M मोलर मास अपॉन Na, जहां मोलर द्रव्यमान और Na क्या है, एवोगाड्रो संख्या। अतः एकक कोष्टिका की डेंसिटी देखें, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान ऊपर लिखा और एकक कोष्टिका का आयतन नीचे लिखा। द्रव्यमान कितना कैलकुलेट किया था, z इंटू स्मॉल m, और आयतन कितना था, a क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू m अपॉन a क्यूब हो गया। अब इस m को, ये जो m दिख रहा है स्मॉल m, इसको इस फॉर्मूले से अपन m की वैल्यू कैपिटल M अपॉन Na लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मोलर मास के साथ रिलेट करेंगे तो m अपॉन Na आएगा। तो यहां इस m को हमने बदल के कैपिटल M अपॉन Na लिख दिया है। अब ये हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन Na इंटू a क्यूब। m जो है एक परमाणु का द्रव्यमान है, एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान मोलर मास के साथ इस तरह से रिलेटेड है। m इज इक्वल टू कैपिटल M जो कि मोलर द्रव्यमान है अपॉन Na जो कि एवोगाड्रो संख्या है। अतः एकक कोष्टिका का घनत्व डेंसिटी क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऊपर हम मास जब लिखेंगे यूनिट सेल का, तो z इंटू m पीछे कैलकुलेट किया था, d इज इक्वल टू z इंटू m अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन क्या होगा, a क्यूब। इस तरह से इस m को अगर रिप्लेस करें इस फॉर्मूले में देखें, m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na, तो यहां पर m की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल M अपॉन Na। तो फॉर्मूला बन गया d इज इक्वल टू Zm अपॉन a क्यूब इंटू Na। तो d इज इक्वल टू Zm अपॉन a क्यूब इंटू Na। इस फॉर्मूले में अगर हमें 5 पैरामीटर हैं,
इनमें से कोई भी 4 पैरामीटर अगर हमें दे दिए जाएं तो 5वां पैरामीटर निकाला जा सकता है। तो ये यूनिट सेल डायमेंशन से हम कोई डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल या एज लेंथ निकाल सकते हैं ए, या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी निकाल सकते हैं, या मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यौगिक का सूत्र तथा समपूरित रिक्तियों की संख्या, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। जब ठोस के अवयव कण निविड संकुलित क्लोज पैक्ड होते हैं तो या तो सीसीपी या एचसीपी संरचनाएं बनती हैं, क्योंकि देखा इनके अंदर हमने 74% पैकिंग एफिशिएंसी है, तो सबसे क्लोजेस्ट पैक यही है। इस स्थिति में दो तरह की रिक्तियां वॉइड उत्पन्न होती हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां तथा चतुष्फलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जालक में निविड संकुलित कणों की संख्या के बराबर होती है, जबकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निविड संकुलित संख्या के दोगुनी होती है। ये हमने देखा, अगर मान लीजिए यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम्स की संख्या n आती है तो वहां टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उस संख्या के बराबर n बनेंगे। आयनिक ठोसों में साधारणतः ऋणायन जो कि बड़ा होता है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वही बनाएगा, और धनायन जो कि छोटा होगा वो रिक्तियों में भरेगा। यदि धनायन पर्याप्त लघु हो तो चतुष्फलकीय रिक्तियों में, और अगर बड़े हों तो अष्टफलकीय रिक्तियों में आते हैं। इस स्थिति में भी सभी चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियां अध्यासित नहीं होती हैं, बल्कि अध्यासित होने वाली रिक्तियां यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करती हैं। हमने कहा कि छोटा आयन होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड, बड़ा कहा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा, लेकिन सारे वॉइड जरूरी नहीं है ऑक्यूपाइड हों। ये ऑक्यूपेंसी किस पे निर्भर करती है? कंपाउंड का क्या फॉर्मूला है उसके आधार पर भरी जाएंगी। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, ठोसों में अपूर्णताएं। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम में अनियमितता होने के कारण क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते हैं तथा उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है। ठोस में उत्पन्न दोषों को क्रिस्टल दोष या ठोस में अपूर्णता कहते हैं। ठोस में उत्पन्न दोष व्यापक रूप से दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। यदि हम क्रिस्टल को मॉडरेट स्पीड पे या फास्ट रेट से क्रिस्टलाइज करके बनाते हैं तो दोष अधिक होगा, और अगर स्लो रेट से क्रिस्टलाइज करते हैं तो दोष होता है लेकिन कम होगा। और मुख्यतः यह दो प्रकार के दोष, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट पढ़ेंगे। बिंदु दोष क्या है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ में बिंदु अर्थात एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता तथा विचलन होना बिंदु दोष कहलाता है। केवल एक पॉइंट पे ही कोई आइडियल सिचुएशन से वेरिएशन होगा, किसी एक परमाणु की जगह परमाणु नहीं है या इंटरस्टिशियल जगह पे परमाणु आ गया है, इस तरह का किसी एक परमाणु या अवयवी कण के पर ही अव्यवस्था हो तो उसे बिंदु दोष कहा जाएगा। रेखीय दोष, एक क्रिस्टल पदार्थ जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन होना रेखीय दोष कहलाता है। पूरी की पूरी लाइन में ही अगर आदर्श से हटकर अलग व्यवस्था हो तो वो रेखीय दोष होता है। बिंदु दोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। ठोसों के बिंदु दोष को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष का मतलब है कि जहां पर डिफेक्ट आने के बाद भी कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब ना हो। ठोसों में वैसे बिंदु दोष जो ठोस की स्टोइकियोमेट्री को प्रभावित नहीं करते, यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का जो रेशियो है वो वही रह रहा है, उसमें स्टोइकियोमेट्री में डिफरेंस नहीं आ रहा, दोष के बाद भी स्टोइकियोमेट्री वही बनी हुई है। स्टोइकियोमेट्री दोष को आंतर दोष भी कहते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट अथवा उष्मा गतिकी दोष कहा जाता है। स्टोइकियोमेट्री दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष, वेकेंसी डिफेक्ट, जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों तो इसे क्रिस्टल में रिक्तिका दोष कहा जाता है। रिक्तिका दोष घनत्व को कम कर देता है और पदार्थ को गर्म करने पर भी
इस प्रकार का रिक्तिका दोष उत्पन्न हो सकता है। ये आप देख रहे हैं जालक, इसमें इन लेटेस्ट पॉइंट्स पे तो एटम या आयन या मॉलिक्यूल कांस्टेंट पार्टिकल है, और ये जो सफेद दिख रहा है यहां पर पार्टिकल नहीं है। तो इस तरह से ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। दूसरा है अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाने के कारण अवयवी कणों की व्यवस्था में होने वाली अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहा जाता है। अंतराकाशी दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। ये लेटिस देखें, इस लेटिस में ये नॉर्मल एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल कांस्टेंट पार्टिकल अपनी अपनी जगहों पर हैं, लेकिन ये इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए हैं और इसके कारण इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और इसी से डेंसिटी बढ़ जाती है। इस तरह के रिक्तिका तथा अंतराकाशी दोष नॉन आयनिक सॉलिड्स में दिखाई देते हैं। आयनिक ठोस उदासीन होते हैं, अर्थात इनमें हमेशा उदासीनता बनी रहनी चाहिए। जो आयनिक कंपाउंड है उनमें इस तरह की डिफेक्ट आने के बाद भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। इन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों की बजाय फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दिखाते हैं। फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट। आयनिक ठोस के क्रिस्टल में लघुतर आयन साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, तो उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। यहां देखें, इस लेटिस में छोटा आयन कौन सा होता है? कैटायन। ये एक तरह से डिसलोकेशन डिफेक्ट है। ये इस जगह से देखिए, यहाँ एक कैटायन आना चाहिए था, वो कैटायन नहीं है यहाँ पे, और वो डिसलोकेट होके कहाँ चला गया? इस जगह पर आ गया। और ये इस जगह पे तो इसने वैकेंसी क्रिएट कर दी, और इस जगह पे ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से फ्रैंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट है, जहां एक जगह से आयन हट रहा है वहां वैकेंसी क्रिएट करता है, और जहां नई जगह पे आ रहा है वहां इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आयन है तो लेटिस में, अपनी जगह पर नहीं है। यह दोष आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है। फ्रैंकल दोष वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। फ्रैंकल दोष ठोस के घनत्व को प्रभावित नहीं करता, और उदाहरण के लिए जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें यह दोष पाया जाता है। Zn2+ और Ag+ आयन लघु आकार के हैं, इसलिए ये आसानी से इस जगह से हट के इंटरस्टिशियल स्पेस में जा सकते हैं। आयनिक सॉलिड्स में दूसरा है शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट। आधारभूत से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। शॉर्टकी दोष क्रिस्टलीकरण के क्रम में कुछ जालक स्थल के रिक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। चूंकि आयनिक ठोसों को विद्युत उदासीन बनाए रखना होता है, अतः लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। एक तरह से इस जालक को देखेंगे तो ये वैकेंसी डिफेक्ट ही दिखेगा, बस खाली फर्क ये है, वैकेंसी डिफेक्ट हम नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए पढ़ते हैं और शॉर्टकी डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स के लिए पढ़ते हैं। और यहाँ देखिए, लेटिस में इस जगह पे यहाँ पर एक कैटायन आना चाहिए था, लेकिन कैटायन मिसिंग है, और इस जगह पे एक एनायन आना चाहिए था, ऋणायन आना चाहिए था, ये मिसिंग है। तो जितना कैटायन मिसिंग है उतना ही चार्ज का ऋणायन मिसिंग होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। क्योंकि शॉर्टकी दोष रिक्तिका दोष की तरह है, अतः यह भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है। जब लेटिस में से कैटायन एनायन दोनों चले गए तो लेटिस की डेंसिटी कम हो जाएगी। शॉर्टकी दोष उन आयनिक पदार्थों जिनमें धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है के द्वारा दिखाया जाता है। शॉर्टकी दोष में NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr ये दोष दिखाते हैं, जहां कैटायन एनायन का साइज लगभग बराबर है। और AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों प्रकार का दोष दिखाता है। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों इसके द्वारा दिखाए जाते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे हम अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जब गलित सोडियम क्लोराइड NaCl को स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अल्प मात्रा के साथ क्रिस्टलीकृत किया जाता है, तो जालक में Na+ का कुछ स्थान स्ट्रोंशियम 2+ द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है।
इस स्थिति में स्ट्रोंशियम 2+ द्वारा 2 Na+ का स्थान प्रतिस्थापित किया जाता है। क्यों 2 Na+ का स्थान प्रतिस्थापित हो रहा है? क्योंकि सोडियम पे चार्ज कितना है? +1, और स्ट्रोंशियम पे चार्ज कितना है? +2, है ना। तो जब Na+ को हटा के स्ट्रोंशियम को आना होगा तो 2 Na+ हटेंगे तब स्ट्रोंशियम 2+ आएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो इस तरह से 2 Na+ हटे लेकिन स्ट्रोंशियम तो एक ही आया, तो एक जगह की Na+ की साइट वेकेंट रह जाएगी। यहां देखें लेटेस्ट में, यहां Na+ की जगह पे Sr2+ आ रखा है, तो इसलिए एक Na+ की जगह पे तो Sr2+ आ गया और एक Na+ की साइट वेकेंट रह गई, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है। इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तियों की संख्या स्ट्रोंशियम 2+ के बराबर होती है। इस कारण से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अशुद्धता आ जाती है। इस तरह की अशुद्धता के कारण उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष, इंप्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। ऐसा डिफेक्ट कैडमियम क्लोराइड तथा AgCl का ठोस विलयन भी इस प्रकार की अशुद्धता दोष का उदाहरण है। फिर पढ़ते हैं हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। वैसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक अकार्बनिक ठोस जिनमें क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी नॉन स्टोइकोमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं, ये दोष नॉन स्टोइकोमेट्री दोष कहलाते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्री का मतलब होता है जहां मॉलिक्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो होल नंबर रेशियो में ना रह के फ्रैक्शन में आ गए हैं, है ना, उनका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो उस तरह का दोष आने को नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाएगा। नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार से आते हैं, जैसे धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, आयनिक ठोस धातु तथा अधातु के मिलने से बनता है। जब आयनिक ठोस के क्रिस्टल में धातु की संख्या अधिक हो जाती है तो ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था में दोष आ जाता है तथा इस तरह धातु की अधिकता के कारण उत्पन्न दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। धातु आधिक्य दोष निम्नांकित दो कारणों से होता है। पहला कारण है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। दूसरा कारण है अतिरिक्त धनायनों की अंतरकाशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। अब इसमें हम पहला देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। क्षारकीय हैलाइड जैसे NaCl, KCl इस प्रकार के दोष अर्थात ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। यहां इस लेटेस्ट में देख रहे हैं कि यहां पर एक एनायन आना चाहिए था, है ना, लेकिन एनायन यहां लेटेस्ट में नहीं है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इस तरह से उस एनायन से जो जुड़ा हुआ काउंटर कैटायन है वो तो लेटेस्ट में है, लेकिन एनायन यहां से चला गया, तो इस तरह से मेटल अधिक मात्रा में हो गया, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। इस स्थिति में Na+ बनाने के लिए Na परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस तरह निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित कर लेते हैं। इससे Cl आयन क्रिस्टल की सतह पर विसरित हो जाते हैं और Na परमाणुओं के साथ जुड़कर NaCl बना देते हैं। जब हमने सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म किया तो यहां से सोडियम वाष्प में से सोडियम परमाणु यहां सरफेस पर आकर जम जाता है और वो सोडियम परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है लेटिस में और वो खुद Na+ बन गया और लेटिस में से Cl- निकल के उसके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से लेटिस में सोडियम तो है, काउंटर सोडियम तो है, लेकिन उसका Cl- निकल के इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इस तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट बन गया। परिणाम स्वरूप क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य हो जाता है अर्थात धातु का आधिक्य हो जाता, जिससे धातु आधिक्य दोष कहा जाता है। इस दोष के कारण उत्पन्न अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिका को F सेंटर कहते हैं। ये जो सेंटर है जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसे F सेंटर कहते हैं। जर्मन में फार्बन सेंटर जो कि रंग के लिए होता है और ये इसी के कारण इस क्रिस्टल में रंग आता है। जब
विजिबल लाइट इस क्रिस्टल पे पड़ती है तो उसमें से ये अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और एक्साइट होने के कारण ये पीला रंग दिखाता है। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल में लिथियम की अधिकता से गुलाबी रंग और पोटेशियम क्लोराइड में बैंगनी रंग आएगा। अतिरिक्त धनायनों की अंतरकाशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। दूसरा धातु आधिक्य दोष मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ये कैसे डेवलप होगा? जैसे जिंक ऑक्साइड है, इस तरह का दोष प्रदर्शित करता है। जिंक ऑक्साइड का रंग कमरे के ताप पर सफेद होता है, गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। ZnO को हीट किया, Zn2+ प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन तो लेटिस से बाहर निकल गई, यानी कि एनायन तो लेटिस में से चला गया और उसका काउंटर Zn2+ आयन लेटिस में ही है। तो इस तरह से ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप कर रहा है और उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए Zn2+ भी और वो दो इलेक्ट्रॉन दोनों ही इंटरस्टिशियल साइट्स पे साथ साथ में आ जाएंगे। ऑक्सीजन के निकलने से जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में जिंक का आधिक्य हो जाता है और इसका सूत्र Zn1+X O बन जाता है। आधिक्य में उपस्थित Zn2+ आयन अंतराकाशीय स्थलों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, Zn2+ भी आयन लेटिस में और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन जो एनायनिक पार्ट ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल गया। इस प्रकार धातु की अधिकता के कारण जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में उत्पन्न दोष धातु आधिक्य दोष कहलाता है। अब दूसरा है धातु न्यूनता दोष, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कई ऐसे ठोस हैं जिन्हें स्टोइकियोमेट्री संगठन में बनाना कठिन होता है एवं इनमें सामान्य अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है। अतः धातु के क्रिस्टल के ऐसे दोष जिनमें धातु की स्टोइकियोमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है, उन्हें धातु न्यूनता दोष कहते हैं। यहां FeO आना चाहिए था, लेकिन कई बार ये FeO ना रह के Fe.95O होता है और इसकी रेंज है Fe.93O से लेके Fe.96O। तो 1:1 रेशियो की जगह यहां पर धातु कम दिख रही है, 0.96 है या 0.95, 0.93 इस तरह से दिख रही है। तो ये कब ऐसा होगा? FeO के क्रिस्टल में क्या है? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो Fe2+ धनायन कुछ लुप्त हो जाएंगे और धनावेश को क्षतिपूर्ति Fe3+ आयनों की आवश्यक संख्या से होती है। तो इसमें जैसे 3 Fe2+ आयन मान लीजिए लेटेस्ट में से निकले, कितना चार्ज निकला? 6+ चार्ज निकला, लेकिन आने वाले Fe3+ कितने आएंगे? क्योंकि Fe3+ हैं तो 2 ही आएंगे, तो गए तो 3 और आने वाले Fe3+ 2 ही आए। इस तरह से ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट डेवलप करता है। आज की ठोस अवस्था की कक्षा में हमने पैकिंग एफिशिएंसी और टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पढ़े। अब अगली ठोस अवस्था की कक्षा में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।